Portfolios often get built one fund at a time, based on what's popular, what someone suggested, or what looked good recently. But later, many investors realize that they may hold several funds but still end up with similar exposure. So, how do they check whether they have truly diversified? How do they ensure every fund has a clear role linked to a goal and time horizon? And when markets turn noisy, what helps them stay anchored to the plan? In this conversation, Mr. Piyush Khare shares his perspective, a certified financial planner and chartered wealth manager with nearly 2 decades in financial services. He is the founder and director of Khare Financial Services IMF and has guided families through goal-based planning and portfolio reviews across market phases. In this episode of Nivesh Pe Charcha, Beyond Fund Count, building a portfolio around purpose and exposure, we discuss overlap beneath fund labels, why goals and risk profiling comes first, how debt fits into the picture, and how periodic reviews keep portfolios aligned as life changes. Let's dive in. Thank you, Piyush ji, for joining us for this conversation. It's a pleasure having you. Thank you, Sumit ji, for inviting me for this podcast. मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत कुछ जानना चाहती है आपसे. तो मैं पहले आपसे पूछता हूँ, एक बात बताइए कि एक इन्वेस्टर्स या काफ़ी इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे मल्टीपल फंड्स होते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन फिर भी एक्सपोजर जो है वो चेंज नहीं होता, सिमिलर सा होता है. आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये होता है? सुमित जी, अगर देखा जाए तो अगर मैं बड़ी एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ आपको. हमारे यहाँ है क्या, हमारे यहाँ इन्वेस्टर अपनी पोर्टफोलियो के अंदर कभी कभी 5, 6 और 8 फंड्स ऐसे रखते हैं जो सिमिलर कैटेगरीज के होते हैं. तो सिमिलर कैटेगरी से मतलब जैसे उसने लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप कोई भी फंड अगर रख लिया तो वो उसके डिफरेंट एएमसी के 3, 4, 5 फंड रख लेता है और उसको लगता है मैंने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लिया. अब उसकी पोर्टफोलियो में होता क्या है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक्स कभी कभी 40%, 50% तक का एक्सपोजर ले लेते हैं. तो बेसिकली उसके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ना करके फंड मैनेजर पर डाइवर्सिफाई कर दिया, एएमसी डाइवर्सिफाई कर ली, बट एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन ये है नहीं. डाइवर्सिफिकेशन के अंदर थोड़ा मतलब एसेट क्लास में भी चेंज करने आपको पड़ेंगे, तभी आप उसको डाइवर्सिफाइड समझ सकते हैं एक्चुअली कि हाँ ये डाइवर्सिफाइड है अच्छे से. करेक्ट. तो यही रीजन होता है कि आदमी को लगता है कि मैंने तो बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. ये हमारे साथ भी होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो खाली रिटर्न्स के बिहाफ पे तय कर लेते हैं ये फंड. और स्वाभाविक सी बात है कि अगर लार्ज कैप चल रहा है तो मार्केट में जो टॉप 5 दिख रहे होंगे वो लार्ज कैप के ही आधार पे दिख रहे होंगे, तो वो कहेगा हाँ ये 5 फंड रख दो. सो बेसिकली उसने वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं होता, वो एएमसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ज्यादा होता है. तो लोगों को लगता है कि जी, लोग कहते हैं मैंने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, बट वो एक्चुअली डाइवर्सिफाइड नहीं है. और देखा जाए तो एएमसीज में भी काफ़ी कुछ एएमसीज में कुछ कैटेगरीज ऑफ फंड में लगभग सेम होल्डिंग्स उठाते हैं, बिकॉज उनका वो जो इंडेक्स बेंचमार्क बनाते हैं ना, तो इंडेक्स बेंचमार्क को फॉलो करना होता है, उसको उसी के एवरेज में रिटर्न निकालना होता है. तो वो जो पिछड़ेगा अगर उसको फॉलो करने में या उस बेंचमार्क को ब्रीच करने में, तो वो आउट हो जाएगा. तो वो जनरली चूंकि सिमिलर से पोर्टफोलियो है इसलिए ऐसा होता है कि उनका के साथ भी उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं होता. कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल, वो रिस्क प्रोफाइल पे भी नहीं जाता उस समय. तो पीयूष जी, यहाँ पे एक बात बताइए कि इक्विटी के जो फंड्स होते हैं, तो इवन दो नाम अलग अलग होते हैं, बट फिर भी ऐसा होता है कि कभी कभी जो है वो एक ही तरीके से परफॉर्म करते हैं. तो आप जितने भी पोर्टफोलियोज को रिव्यू करते हैं, किस तरीके की ओवरलैप समझ रहे हैं आपकी, मतलब किस तरीके की कंसंट्रेशन आप देखते हैं? अब देखा जाए सुमित जी तो लगभग सिमिलर ही आंसर है. होता क्या है कि जैसे अगर मान लिया आपने फ्लेक्सी कैप उठाया, मल्टी कैप उठाया, लार्ज कैप उठाया, ये मेरे ख्याल से अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आपका कहने मतलब यही है, कैटेगरी ऑफ फंड्स अलग हो गया. एक मेरे पास मल्टी कैप था, एक मेरे पास फ्लेक्सी कैप था. अब मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में अंतर खाली इतना है कि फ्लेक्सी कैप के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर्स को चेंज कर सकता है. बट मल्टी कैप के अंदर ये है कि एक मिनिमम एक्सपोजर्स उसको बना के रखने हैं. लार्ज कैप के, और अगर आप इन सारे पोर्टफोलियोज को अगर रिव्यू भी करें
करेंगे तो यू फाइंड आउट कि इनकी जो टॉप की 2 4 5 होल्डिंग्स है ना, वो फिर वही सिमिलर होल्डिंग्स ही मिलेंगी आपको, बिकॉज फिर बेंचमार्क को मीट करने के लिए और उसको करने के लिए वो होल्डिंग्स बना के रखते हैं, तो इसलिए वो ओवरलैपिंग हो जाती है। मतलब मेरा ये ओके। मानना है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने रिस्क को भी डाइवर्सिफाई करना है या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, तो हमको फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक होल्डिंग्स पे भी देखना पड़ेगा कि हमारा वेटेज कितना हो रहा है, हमको हमारा वेटेज कितना जा रहा है ना। हमने फिर वही मतलब मोर एंड लेस लगभग सिमिलर ही है कि इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड भी हो जाता है पोर्टफोलियो, और यही रीजन है कि ओवरलैप भी होते हैं पोर्टफोलियोज के अंदर। बट ये एक ऐसी चीज है ना ओके। कि जिसको हम बहुत ज्यादा मतलब स्पेसिफिक नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आज की डेट में भी हम देखा जाए तो एज एन एडवाइजर लोग कम कॉल लेते हैं, वो सेल्फ कॉल्स ज्यादा बनाते हैं अपनी, तो वो ओवरलैपिंग ओके। इसीलिए आती है उस पोर्टफोलियो के अंदर। पीयूष जी, आपके पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स आते हो जो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो, उसमें आपको ये सब गलतियां दिखती हैं? हाँ, बहुत सारे मतलब मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए मिड कैप चल रहा है तो उनके पोर्टफोलियो में मिड कैप भरा हुआ है, स्मॉल कैप चल रहा है तो अच्छा। स्मॉल कैप भरा हुआ है। तो या मान लीजिए फ्लेक्सी कैप के 2 4 फंड परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो पता चला उन्होंने वही वही फंड्स अपने रखते चले गए और उसके अंदर बिना बिना सोचे हुए कि इसके अंदर मैं क्या डाइवर्सिफाई करूं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम लोग रिस्क प्रोफाइलिंग पे दो से भी बहुत जोर देता है। हम लोग भी कहते हैं भाई अपने रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए, अपना गोल के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। सो वो गोल जो है वो गोल ही हो जाता है पूरे पोर्टफोलियो से, अच्छा। और हम फोकस हो जाते हैं ओके। इस बात को लेके कि कौन सा फंड रिटर्न बना रहा है। अब मान लीजिए अगर आज की डेट में स्मॉल कैप नहीं चल रहा, मिड कैप नहीं चल रहा, तो मुझे लगता है ये सही समय है उसके अंदर एक्सपोजर बढ़ाने का, बिकॉज अभी वो डिस्काउंटेड है। इन्वेस्टर क्या करता है, कहता है कि ये पोर्टफोलियो से बाहर कर दो, इमोशनल डिसीजन, पैनिक डिसीजन, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा कई पोर्टफोलियोज दिखते हैं, फिर हमको उसको शट डाउन भी करना होता है कि भाई ऐसा कीजिए सर, ये हटाइए, या इसको लार्ज कैप में आपको टोटल मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है तो टोटल कितना लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर होना चाहिए, कितना मिड कैप के होना चाहिए, कितना स्मॉल, एंड फिर हमको सिमिलरली ये भी ध्यान देना होता है कि ओवरलैपिंग ना हो, या ओवरलैपिंग हो भी रही है तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको एडजस्ट करो कि इतने परसेंटेज ही, मान लीजिए 30% या 20% उनको लार्ज कैप के आसपास का एक्सपोजर देना है, तो डाइवर्सिफाइड करके किस तरह कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप रखो, मतलब कुछ कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जिसके अंदर उन्होंने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन तो किया है, मतलब इक्विटी भी ली है 40 50% की, 20 30% का सोना चांदी भी रखा है, इंटरनेशनल इक्विटीज भी रखी हैं। तो एक आइडियल पोर्टफोलियो ऐसे ही होना चाहिए, तो वो आइडियली वैसे ही रखते हैं, लेकिन शायद उनकी रिक्वायरमेंट या उनका गोल के बीच में भी वो एडजस्ट नहीं हो रहा होता है। मतलब हमको अगर मान लीजिए डाइवर्सिफाई करना भी है ना, तो अपने गोल के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और आपके क्लाइंट्स भी आपको कॉल करते होंगे कि मैंने अभी ये वीडियो या मैंने अभी ये कुछ न्यूज़ में देखा है, तो आप मेरे को ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल। होती है? सोशल मीडिया में, मतलब मैं बुरा नहीं कहता सोशल मीडिया को, बट समटाइम्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज को लेके कॉल देते हैं। मुझे लगता है कि आपको सॉल्यूशंस पे बात नहीं करनी है, पहले तो हम तुरंत सॉल्यूशन पकड़ाते हैं कि ऐसा कीजिए, एक मिड कैप लगा लीजिए, मतलब डॉक्टर की तरह मेडिसिन लिख देते हैं, और हम उसका जैसे कह सकते हैं ना कि डायग्नोसिस नहीं करते। तो मुझे लगता है पहले तो हम्म। डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट, कि अगर कोई भी इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करने आया है, अगर उसने आपको एज एन गाइड पकड़ा है या उसने मांगी है आपसे, आप बताइए, तो मुझे लगता है पहले डायग्नोस करो कि उसको किस गोल के लिए करना है, कितने समय के लिए करना है, उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है। करेक्ट। इसके बाद आप अरेंजमेंट करो उसके फंड्स का। तो इट्स दिस प्रोसेस विल टेक टाइम, इट इज नॉट लाइक कि वो आया और आपने पकड़ाया और चला गया। बट ठीक अभी है। इंडस्ट्री शायद शेप अप हो रही है उस तरफ से, उतनी नहीं हुई है। तो आज भी यही होता है कि इन्वेस्टर आता है, आज वो लगता है कहीं ऐसा ना हो कहीं और चला जाए, तो वो कहता है ये सब मिड कैप परफॉर्म कर रहा है सर, बहुत बढ़िया है, ले लो। ये स्मॉल कैप परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया है, ले लो। तो अच्छा। इस तरह उसका पोर्टफोलियो जो है वो हम्म। मतलब उसके मुताबिक, उसकी बीमारी के हिसाब से नहीं बनता, और खाली रिटर्न बेस बन जाता है। तो जब कभी मार्केट गिरती है तो मार्केट बुरी हो जाती है, फंड बुरा हो जाता है, एएमसी बुरी हो जाती है, लेकिन पर्टिकुलर पोर्टफोलियो पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता।
सो ऐसा ही है, ठीक। बिल्कुल फेस करते हैं हम ऐसे कई इन्वेस्टर्स को। ओके। पीयूष जी, अब ये बताइए, हम बात करते हैं डेट फंड्स और फिक्स्ड इनकम फंड्स के बारे में। तो पहली बात तो, जब भी कोई फिक्स्ड इनकम डेट फंड देता है, क्या उसको पूरी क्लैरिटी होती है? और आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके का रोल या किस तरीके की मिसकंसेप्शंस हैं कि डेट फंड कैसे एक्ट करते हैं पूरे पोर्टफोलियो के अंदर? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि डेट फंड को लेके ज्यादातर इन्वेस्टर्स में अभी जानकारी ही नहीं है। अगर हमको अच्छा। लिक्विड या सेविंग के लिए रखना है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लो ड्यूरेशन फंड्स को हम ऑप्ट कर सकते हैं। हम रिटर्न्स, फिर वही चीज आ जाती है कि डेट फंड के अंदर भी रिटर्न्स बनाने के लिए हम क्रेडिट रिस्क फंड को ले लेते हैं। हम उसका क्रेडिट रिस्क नहीं देखते लंबे समय के लिए। जो अब मान लीजिए, हमने कहा जनरली अभी थोड़ी अवेयरनेस हो रही है विद सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, तो लोग क्या कहते हैं कि चलो डेट फंड में पैसा कुछ रख देते हैं, लिक्विड फंड में पैसा रख देते हैं। तो वो जब लगाने आते हैं तो फिर वो रिटर्न से एनालिसिस करते हैं एंड दे फाइंड आउट कि ट्रेड रिस्क फंड लंबे समय का फंड है, आपको उसके अंदर रखना है। उसके भी रिस्क होते हैं, उसके भी रिस्क को समझना है। तो उसके रिस्क को वो समझते नहीं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं और शॉर्ट टर्म में जब उनको लॉस लगता है तो वो कहते हैं ये भी बेकार, इससे भी एग्जिट करो। ओके। सो बिल्कुल सही बात है कि जानकारी का बहुत अभाव है डेट फंड्स को लेकर, कि कौन से डेट फंड किस समय सूटेबल है, कब हमको रखना चाहिए। हम लो ड्यूरेशन फंड्स को या हम लिक्विड फंड्स को सेविंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, बट लेकिन फिर हम उसके अंदर जब हम लंबे समय वाले फंड्स को, डेट फंड्स को देखते हैं या क्रेडिट रिस्क हाँ फंड्स को जी। देखते हैं, तो उसमें हमको समटाइम्स ज्यादा रिटर्न्स देख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं मूव करो उस तरफ। तो वो ठीक। जानकारी का अभाव ही है जिसकी वजह से ऐसा होता है एंड देन दे फेस लॉसेस। पीयूष जी, ये बताइए कि काफी सारे आपने पोर्टफोलियोज को रिव्यू किया होगा, किस तरीके के स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स आप कंसिस्टेंटली देख रहे हो कि ये गलतियां अधिकतर होती ही हैं पोर्टफोलियोज के अंदर? अगर मैं स्ट्रक्चरल अगर गलतियों के बारे में बात करूँ, तो मैंने ये फाइंड आउट किया है कि ज्यादातर जो भी मैंने पीछे डिस्कशन किया कि ओवरलैपिंग ऑफ पोर्टफोलियोज है, एक ही पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे मतलब जिसे कहते हैं ना कि लार्ज कैप की भरमार कर ली या मिड कैप की कर ली। मैं हमेशा इस बात पे ज्यादा ओरिएंटेड रहता हूँ जब भी कोई इन्वेस्टर आता है कि सर आपको पैसा कितने समय में चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्या है। मुझे ऐसा लगता है सुमित जी ना, बिना विदाउट ऑब्जेक्टिव जब आप इन्वेस्ट करते हो तो दो तरीके की मिस्टेक्स हमसे जनरली हो जाती हैं। पहला तो ये होता है कि हम मार्केट के टेम्परमेंट के हिसाब से अपना एग्जिट कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियोज पे, कि चलो अच्छा ऐसा है कि मार्केट बहुत गिर रही है तो पोर्टफोलियो से एग्जिट कर जाओ, या हमको एक्यूमुलेट करने चाहिए थे जब जिस समय यूनिट, उस समय हम एक्यूमुलेट नहीं कर रहे यूनिट्स को, उस समय हम क्या कर रहे हैं, उस समय पोर्टफोलियो से एग्जिट हो गया, एसआईपी को स्टॉप कर दिया। जैसे कि अभी अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो 1 1.5 साल 2 साल के लगभग हो रहा है हमारे मार्केट ने परफॉर्मेंस लो कर दिया है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। और ये हमेशा रहेगा मार्केट के अंदर, मतलब ये कभी वन साइडेड नहीं रहेगा। तो मार्केट अवेयर कराती है कि ऐसा नहीं है, रिस्क है हमारे साथ, लेकिन पैसा वही बनाता है जो उस समय उस गिरी हुई मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, लगातार लगा रहता है। और जब मार्केट बाउंस बैक होती है तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करती है। अब मैं आपको एक छोटा सा ओके। एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फार्मा में या आईटी में लगा रखा है और उसके बाद उसने इंटरनेशनल फंड भी ले लिया। सो देखा जाए इंटरनेशनल फंड्स के अंदर ज्यादा जो रिटर्न्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं फार्मा की इनकम से और आईटी से ही। तो हमने देखा जाए दोनों जगह सेम प्लेसमेंट अपना ले रखा है, तो अगर ये गिरेगा तो वो भी गिरेगा। वो उसको लगता है डाइवर्सिफाइड है, बट वो एक्चुअली डाइवर्सिफाइड नहीं है। वो सेम रिस्क ओके। स्टैंड कर रहा है उसके साथ। या बैंकिंग एंड हम्म। फाइनेंशियल सर्विसेज में उसने पोजीशन ले रखी है, उसको लगता है मैंने सेपरेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ले रखी है और लार्ज कैप और मिड कैप एंड जो अपने अदर कैप होते हैं वो भी ले रखे हैं, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है। बट अगर फिर हम देखें तो सब में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग का और फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं, और हाँ। आपने स्पेसिफिक उसको तो वेटेज बढ़ जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर मान लीजिए किसी एक ओके। पर्टिकुलर सेक्टर का वेटेज बढ़ गया पोर्टफोलियो के अंदर, तो अगर वो सेक्टर गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। फिर आपको हो सकता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा गिरे, बट लार्ज कैप भी पैरेलली कुछ ना कुछ तो गिरेगा क्योंकि वो सेक्टर गिर रहा है। वो आपका मल्टी कैप भी गिरेगा, आपका फ्लेक्सी कैप भी गिरेगा। तो देन ही गेट पैनिक। तो ये इस तरह की मिस्टेक्स जनरली लोग करते हैं।
अगर उनको सही से समझाया जाए और अगर बताया जाए कि सर देखो इसमें ये है, हम लोग होल्डिंग्स में जाते ही नहीं है सूरज जी, मतलब ज्यादातर मैंने ये फाइंड आउट किया है, हम वी नेवर फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर फंड के अंदर होल्डिंग क्या है। सी दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई मैंने एक मल्टी कैप फंड लिया, मैंने देखा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की उसने स्टॉक्स पकड़ रखे हैं, क्योंकि फंड मैनेजर भी वही स्टॉक्स पकड़ेगा, मतलब उस पर्टिकुलर कैप का वही स्टॉक्स पकड़ेगा जो चलने वाले होंगे। भाई उसको भी तो अपने आप को जस्टिफाई करना है ना कि मैं रिटर्न बना के दे रहा हूँ। तो इसलिए फिर सेपरेटली अगर आप किसी सेक्टर को पकड़ते हो तो उसको पकड़ने से पहले देखो कि फंड मैनेजर ने कौन कौन से उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को मल्टी कैप में फ्लेक्सी कैप में पकड़ रखा है, तो अवॉइड करिए उसको। या अगर आप ले रहे हैं तो आप देखिए आपका परसेंटेज रेशियो एक्सपोजर कितना हो चुका है, अभी इससे ज्यादा आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगर नहीं बढ़ाना है तो उसको एंड बढ़ाना है नहीं बढ़ाना डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट पे। आपको लगता है नहीं मैं तो बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूँ और मेरा पोर्टफोलियो तो पूरा 50% 60% उसी थीम पे होना चाहिए जो थीम चल रही है, तो आप करो। ठीक, बट अवेयर होके करिए। अवेयर होके करिए इस चीज को। तो ये स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स यही है। स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स तो पहले अगर मैं बात बोलूँ तो यही, एक तो वेटेज वाली, प्लस सेकंड लार्ज कैप है तो लार्ज कैप मिड कैप है, मतलब हमारे मोर एंड लेस लगभग लगभग वही सिद्धांत है जो प्लानिंग का, उसी को हम ब्रीच कर रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स आती है मुझे लगता है। पीयूष जी, मेरा आपसे सवाल है कि एक फंड जो अपने आप में बहुत सही है लेकिन वो एक पूरे पोर्टफोलियो के गोल के साथ मिसअलाइंड है, इस तरीके की सिचुएशन आप देखते हो? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हो सकता है कोई फंड पर्टिकुलरली बहुत अच्छा हो, बहुत स्ट्रांग हो और उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हो मार्केट के अंदर, बट अगर हमारा ओरिएंटेशन, अगर हम हमारा रिस्क प्रोफाइल उससे मैच नहीं करता तो वो फंड हमारे लिए मतलब जैसे हम अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं, अगर कोई फंड का चॉइस ऐसे बनाते हैं कि ये फंड बड़ा अच्छा कर रहा है, तो जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट क्या हमारी रिस्क प्रोफाइल उसके लिए रेडी है? क्या हम उसको एब्जॉर्व कर पाएंगे? उसके शॉकर जो उसकी वो शॉक्स देगा उसको एब्जॉर्व कर पाएंगे? अगर हम उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे तो शायद वो फंड चूज करना हमारे लिए सही नहीं होगा। होता क्या है कि हम जनरली फंड परफॉर्मेंस, जैसे मैंने पीछे बताया, परफॉर्मेंस बाइज्ड होके उठा लेते हैं और हम कहते हैं ये फंड बहुत अच्छा कर रहा है, इसका फंड मैनेजर बहुत अच्छा है, इसके स्टॉक्स होल्डिंग्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब भी हम उसको उस जब जज आते हैं, मान लीजिए, क्योंकि ऑब्वियस है अगर उसने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है और बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रखा है तो मार्केट फॉल में उसका एक्सपोजर ज्यादा है तो वो गिरेगा भी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इन्वेस्टर है वो फिर उसको जग आउट, मतलब फिर कहेगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, एंड देन वो जल्दी एग्जिट कर जाएगा या वो स्टेबल नहीं बन रह पाएगा उसके साथ। तो जिसकी वजह से उसका जो गोल होगा ना वो मिस कर जाएगा। सेकंड, अगर मैं उसको और रिलेट करूं तो ऐसे भी हो सकता है करेक्ट। कि अगर फंड परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन आपका गोल शॉर्ट टर्म है, तो फिर बचना चाहिए इस तरह के फंड्स में जाने से कि अगर फंड अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है लेकिन हो सकता है आपका गोल जल्दी आ जाए और उस समय उसमें एग्जिट ना बन रहा हो आपका, तो आप मिस कर जाओगे। फिर आप फंड अच्छा होने के बाद भी, क्योंकि फंड अच्छा है तो हो सकता है कि एक सर्टेन सिनेरियो तक आपको उसको रखना पड़े, साल 2 साल, तब वो उसकी अच्छाई आपको दिखाई पड़े, 3 साल आप रखें तब उसकी अच्छाई दिखाई पड़े। ठीक बात। लेकिन सही बात। अगर आपका गोल 1 ही साल का था, 1.5 साल का था, 2 साल का था, तो फिर वो वही अच्छा फंड आपके लिए बुरा बन जाएगा। फिर आप कहोगे यार ये तो देखो मुझे तो एग्जिट करना था, बड़ा अच्छा फंड मैंने चूज भी किया था लेकिन मुझे वो रिटर्न्स नहीं बना के दे पाया। हाँ। कि आपने पीछे बोला कि डेट फंड कब लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर साल 2 साल का आपके पास कोई गोल्ड डिलीवरी होनी है तो आपको डेट में रखना चाहिए अपने पैसे को, इक्विटी में उतारना ही नहीं चाहिए। तो लाख अच्छा परफॉर्मिंग फंड हो, लाख अच्छा परफॉर्मिंग फंड मैनेजर हो, सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अपने आप को डेट में रखिए और 2 साल, 1.5 से 2 साल तक के गोल तो डेट से पूरा करिए। उसके आगे के गोल अगर करेक्ट। 3 साल एंड अबव में जाना चाहते हैं तो फिर आप वो अच्छे फंड्स लीजिए। तो अगर आप उसमें रहेंगे तो वो फंड आपको परफॉर्मेंस भी देगा, वो फंड आपको रिटर्न्स भी देगा, बट हर किसी को परफॉर्मेंस करने के लिए उसका एक सर्टेन समय सीमा चाहिए होती है, तो आप उसको बहुत जल्दी जज करने की जरूरत नहीं होती। तो होता है ऐसा कि हम अच्छे फंड्स होते हैं तो हम सोचते हैं हम ले लेंगे, लेकिन हमारा गोल अचीव नहीं हुआ क्योंकि गोल तो बहुत अर्ली का था, फंड परफॉर्मेंस में समय चाहिए था, या गोल बहुत लंबा था, फंड का परफॉर्मेंस पूरा हो चुका था वहां तक और इसके बाद भी आप उसको रखे रहे, या आपको बैलेंस होता है ग्रेजुअली डेट में भी धीमे धीमे शिफ्ट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, वो नहीं कर पाए तो अच्छा फंड भी बुरा बन जाएगा।
तो बहुत ही इंसाइटफुल आंसर था पीयूष जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जब भी आप एक पोर्टफोलियो देखते हैं जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, किस तरीके की डायग्नोसिस आप शुरू में करते हैं बिफोर एनालाइजिंग स्पेसिफिक फंड्स? पहले मतलब एक एक फंड को देखने से पहले आप कुछ ओवरऑल एनालिसिस करते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये एक कारण है जिस वजह से ये पूरा पोर्टफोलियो अच्छे से काम नहीं कर रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, दो तीन प्रश्न जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी कंडीशंस में। पहला तो ये कि आपने जो निवेश किया था वो निवेश का आधार क्या था, मतलब व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन दीज पर्टिकुलर फंड्स, या व्हाट वाज योर गोल टू इन्वेस्ट, मतलब आपने क्यों इन्वेस्ट किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की डेट में समझिए बताऊँ, ज्यादातर लोगों के पास इसी प्रश्न का आंसर नहीं है कि उन्होंने निवेश किया क्यों था, है ना, व्हाई दे वांट टू इन्वेस्ट, और उन्होंने उस समय की शुरुआत क्यों की। ज्यादातर लोग ऐसे भी शुरुआत कर देते हैं कि उन्होंने देखा कि अरे सुमित जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, चलो मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, पैसा कमाता हूँ। लेकिन सुमित जी की रिस्क प्रोफाइल क्या थी, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उनकी एनालिस्ट मतलब किस आधार पर उन्होंने किया, उससे उनको मतलब नहीं है। उनको लगता है इन्होंने किया मैं भी करता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम पोर्टफोलियो को खराब कर लेते हैं, डिस्पाइट ऑफ मे बी सम अच्छे फंड्स भी होंगे। लेकिन तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो, आपने क्यों ये फंड चूज किए थे, या क्या आपका ऑब्जेक्टिव या गोल था, जो मुझे लगता है प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका यही है कि आपने जो इन्वेस्ट किया था उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। सेकंड, क्या आपने इन्वेस्ट करते समय अपनी रिस्क प्रोफाइल को चेक किया था कि नहीं किया था, कि मतलब इज दैट आप ये जो स्मॉल कैप उठा रहे हो, ये मिड कैप उठा रहे हो, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या इसको जस्टिफाई कर रही है। सो मुझे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा कि है क्या रिस्क प्रोफाइलिंग, सेबी ने बहुत मस्त कर रखी है कि आप किसी भी इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए। जो जनरली डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं करते या आरआईए ज्यादा स्पेसिफिकली करते होंगे, आई डोंट नो। बट होता क्या है ना कि हम रिस्क प्रोफाइलिंग हम अगर चाहे भी करना है तो इन्वेस्टर अवॉइड करता है। तो मुझे भी अरे यार ये डिस्कशन, अब ये 5 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन के आंसर आप छोड़िए ना, आप बताइए। तो क्या होता है कि हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर जाते हैं, विच इज रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग अगर आपकी एक बार हो गई और आपका गोल आपको मालूम हो गया इन्वेस्ट करने में क्या है, तब आप एसेट एलोकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने रिस्क प्रोफाइल की है तब आप एसेट एलोकेशन अच्छे कर पाएंगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव गोल पूछा हुआ है उसका, तो आप उसको अच्छे से अलाइन कर पाएंगे उसके गोल बेस पे, कि आज आप इक्विटी डालो, आज से 5 साल के बाद इक्विटी को डेट में स्विच कर लेना, जिसे हम री एलोकेशन कहते हैं या रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो कहते हैं। सो री हाँ जी। एलोकेशन और रीबैलेंसिंग अगर नहीं करता है इन्वेस्टर, तो हम ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपने इसको, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आपने इसको चेंज क्यों नहीं किया, आपने री एलोकेट क्यों नहीं किया, या आपने रीअसाइन क्यों नहीं करेक्ट। किया। तो जब हमको ये तीन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा जमा करना चाहता हूँ, या मैं भी घर खरीदने के लिए करना चाहता हूँ, या मेरा ऑब्जेक्टिव वेकेशन बनाना है और हर साल की वेकेशन बनाना है। तो जब इस तरह की वो चीजें अलाइन कर दे, तो एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन कीजिए, और कैलकुलेशन भी फंड पे मत कीजिए, रिटर्न्स पे कीजिए। रिटर्न्स ओके। मतलब कि आपको 12% का रिटर्न चाहिए ओवरऑल। ये गोल अचीव करने के लिए, आपको 15% का रिटर्न चाहिए ये गोल अचीव करने के लिए, आपको 20% का रिटर्न चाहिए। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि 12, 15 या 20 है, तो हो सकता है आप प्योर इक्विटी में जाए ना, आपका गोल हाइब्रिड से ही पूरा हो जाए। हो सकता है आपको ठीक खाली एक ठीक। लार्ज कैप का फंड रख के बाकी डेट रख लेंगे तो आपका गोल पूरा हो जाए। ऐसे में गोल मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन हम करते ओके। क्या है, हम सारे गोल को पूरा करने के लिए वही जो 20% रिटर्न दे रहा होता है उसके अंदर पूरा पोर्टफोलियो डाल देते हैं। हाँ तो जो 20% का ठीक है, उसमें पोर्टफोलियो, फिर हमारा, हाँ, जी उसमें हमारा रिस्क चेंज हो बिल्कुल, जाता हाँ है। हमारा रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गया ना। सो मुझे लगता है कि ओके। पहले रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए अपनी, और जो शायद बहुत मुश्किल भी है आज की डेट में करना है, बिकॉज इन्वेस्टर खुद बहुत बचता है इन सब चीज़ों से कि यार ना करना पड़े, वो 5-10 क्वेश्चन के लिए समय ना बर्बाद कीजिए, सीधे मुद्दे पे अच्छा। आइए। तो हालांकि अभी एजुकेट अच्छा। हो रहा है, बहुत सारी अवेयरनेस ड्राइव्स चल रही हैं, लगातार जा रही हैं, तो इन्वेस्टर भी अवेयर हो रहा है। बट मुझे लगता है कि पहले आदमी को प्रश्न यही करना चाहिए, पहले क्वेश्चन ये पूछ ले उससे कि मतलब व्हाट इज योर गोल बिहाइंड इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट, वट एवर द सर्टेन अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट। सेकंड, आपका रिस्क प्रोफाइल है कि नहीं है। एंड थर्ड इज की रीबैलेंसिंग एंड रिव्यू के लिए हमेशा तैयार रहिए। हम रिवॉर्डिंग होता है समटाइम्स कि अगर हमारा 20 साल 30 साल का गोल है, हमने पैसा लगा दिया, तो मैं भी कहता हूँ छोड़ दीजिए, आप रिव्यू मत कीजिए अगर 20 साल का गोल है, क्योंकि आपको एवरेज 12-15% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आई डोंट नो कि वो
बट रिस्क इज ऑलवेज देयर ना, मार्केट कब कौन से कंसिक्वेंसेस को हाई कर देगा और वो जो आपका कैलकुलेटेड रिटर्न है वो ड्रेन कर जाएगा। तो हम शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न ओरिएंटेशन में ना इन्वेस्ट करके पहले अपना गोल सेटिंग करें, गोल प्लान करें, अपना रिस्क एनालिसिस करें, इसके बाद अपने एसेट को एलोकेट करें और एसेट को एलोकेट करने के बाद रीबैलेंसिंग और रीएलोकेशन के लिए हमेशा रेडी रहें कि अभी मेरी लाइफ में ये चेंजेस हो गए हैं। अभी मैं उस समय तक आई वाज अनमैरिड, नाउ आई एम मैरिड, नाउ आई हैव अ किड, नाउ आई हैव अ सेकंड किड, है ना, नाउ माय पेरेंट्स आर रिटायर्ड, नाउ मेरे पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। सो ये क्या होता है, लाइफ के बहुत सारे गोल्स आते हैं जिसकी वजह से हमको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और वो करना चाहिए। It has been wonderful talking to you. Thanks, Piyush sir, for joining us, for answering our questions. Thanks a lot. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Clarity is what holds a portfolio together and not the number of funds inside it. As Mr. Piyush shared, diversification starts by understanding the purpose of the money, the time horizon, and the risk you can truly carry, and only then choosing funds that fit those roles. The bigger takeaway is to build with intent, review with discipline, and make adjustments as your life evolves, so your portfolio stay connected to what you're trying to achieve over the long run. Do consult your financial advisor before investing. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.